थोड़ी देर आपके साथ मैं बात करूंगा। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो बनावटी हो, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो थ्योरिकल हो, प्रैक्टिकल नहीं हो। मैं जो भी आज आपके साथ बात करूंगा वो मेरा जो भी 15 सालों का 17 सालों का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। और जैसा चाचा जी ने कहा, सर मेरे को 9वीं पास बोलो तो खुशी होती है। मेरे को थोड़े दिन पहले एक साथी कोई मिले थे, उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपको बीए पास की डिग्री दिलवा देते हैं, थोड़ा पेपर आपको देने पड़ेंगे, व्यवस्था हम बैठा देंगे, पास वास हो जाओगे, हिंदुस्तान है यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, बीए पास की डिग्री दिलवा देते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा, आपको अच्छा लगेगा कि मैं बीए पास हूँ, लोगों को बोलोगे तो अच्छा रहेगा, आप इतने बड़े लीडर बन गए हो तो बीए पास बोलोगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा मरवाओगे क्या? जिस दिन मैं बीए पास हो जाऊंगा मुझे कोई नहीं सुनेगा। मैं 9वीं पास हूँ इसलिए लोग मेरे को सुनते हैं। मैं तो 9th पास रहना चाहता हूँ और 9th पास हूँ और 9th पास ही जिंदगी भर काम करना चाहता हूँ। मेरे को बीए की डिग्री नहीं चाहिए भाई। तो बोले आप ये इतने सारे प्रोफेशन क्यों बताते हो? अभी चाचा जी ने आपको सारे प्रोफेशन नहीं बताए। मैं सब्जी भी बेचता था, मैं खेती किसानी भी करता था, साथ में झोला छाप डॉक्टरी करता था और साथ में दूध बेचता था। 14 घंटे काम करता था मैं, 14 घंटे का हार्ड वर्क होता था। और वो 14 घंटे काम करने के बाद भी मेरी जो स्थिति थी ना, मैं आपको एक स्क्रीन थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूं मैं, ताकि मेरी बातचीत को मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा आपसे। एक पैराशूट और एक इंसान का दिमाग, पैराशूट नहीं खुले तो पैराटूपर मर जाता है और दिमाग नहीं खुले तो आदमी का विकास नहीं हो पाता है। सो अपने माइंड को ओपन रखिएगा यार। ये आपके सामने दो तस्वीरें हैं, ये दोनों ही तस्वीरें मेरी है। एक फैसला मैंने लिया था और उस फैसले ने मेरी जिंदगी बदली। ये जो पुरानी तस्वीर आपको दिख रही है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वाली दिख रही है, ये तस्वीर मेरी 2003 की है, यानी आज से लगभग 18 साल पहले की। 18 साल पहले मैं ऐसा होता था। मेरा नाम आत्माराम है, राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर, जैसा चाचा जी ने बोला मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन में 9th पास हूँ। जब मैं 2 साल का था दुनिया से मेरी माँ चली गई, पिताजी ने पाल पोस के मुझे बड़ा किया। माँ का प्यार, पिता का प्यार, जो कुछ भी वो मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने किया। 9th क्लास की पढ़ाई के बाद में घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं बीमार हो गया था, दवाई वगैरह खाता था। पिताजी बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा चला पाते थे दवाइयों का। जब मेरे को लगा कि यार मेरा दवाइयों का गुजारा पिताजी बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं, दवाइयों के पैसे बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं, तो मैंने एक किराना दुकान पे 92 में 400 रुपए महीना में एक नौकरी कर दी। मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर मेरे रिश्तेदारों की एक दुकान थी, वहां पे मैंने 400 रुपए महीना में जॉब कर ली। 10 महीने मैंने वहां पे जॉब की और 10 महीने जॉब करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे जिंदगी में अमीर बनना है तो मैं इस जॉब से कभी नहीं बन पाऊंगा। मेरी जिंदगी की एक खासियत रही है, मैंने जिंदगी में सपने बड़े देखे। भले ही मेरे पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, बट फिर भी मेरे पास सपने थे। और कहते हैं कि सपने अगर आपके पास है तो आप एक दिन उन सपनों को हासिल कर लेते हैं। मैं 4 महीने किराना 10 महीने किराना शॉप पे काम किया। उसके बाद में मुझे पता चला कि किराना शॉप पे काम करके मेरी जिंदगी बढ़िया नहीं हो सकती है, इसलिए मैंने एक आरएमपी के साथ काम करना शुरू किया। 2 साल में उसका काम किया। मेरा बचपन का सपना डॉक्टर बनने का था और वो सपने को पूरा करने का मेरे को लगा कि पढ़ाई से तो नहीं हो सकता लेकिन इससे हो सकता है, और मैंने वो झोला छाप डॉक्टरी सीख ली। उसके बाद मेरी शादी हो गई 95 में। मैं गांव आ गया, मेरे डॉक्टरी के काम को करता रहा, लेकिन उसमें मेरे को ज्यादा क्या है संतोष नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उसके अंदर बड़े लफड़े थे। क्या है, जेनरिक दवाइयां ज्यादा देनी पड़ती है, उधार का धंधा होता है, स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि यार हम किसी की आत्मा से खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं वो काम करना नहीं चाहता था। आखिर खैर मैंने वो काम को बंद कर दिया। उसके बाद मैंने मेरी पुश्तैनी व्यवसाय खेती को अपना लिया। अब खेती ठीक ठाक थी पिताजी जब तक दुनिया में थे तब तक, लेकिन अचानक 2001 में एक दिन हमें पता चलता है, मार्च में पता चलता है कि पिताजी को कैंसर हो गया है और 1 महीने में पिताजी डेथ कर गए। अब घर की सारी जिम्मेवारी मेरे सिर पे आ गई। बीवी थी, 2 बेटियां, 1 बेटा, पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरे सिर पे आ गई। अब मैंने गुजारा चलाने के लिए अपने ही पुश्तैनी व्यवसाय खेती को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये था कि हमारे यहाँ पे ज्यादा जो जमीनें हैं वो रेगिस्तानी है, पानी नहीं गिरे तो फसल नहीं होती है। थोड़ी बहुत नहरी जमीन थी और वो भी पिताजी हिस्से पे लेते थे और लोगों ने मेरे को वो जमीन दी नहीं और मेरा गुजारा चलना बंद हो गया। जब आदमी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है तो वो उधार लेना शुरू करता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेता है। मैंने भी लिया और मुझे लगा कि अगले साल बारिश होगी, फसल हो जाएगी तो लौटा दूंगा। अगले साल फिर बारिश नहीं हुई, फिर फसल नहीं हुई, मुझे लगा अगले साल लौटा दूंगा। 3 साल तक कुछ ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। मेरे सिर पे 1.5-2 लाख रुपए का कर्ज हो गया। एक दिन मेरा एक बचपन का दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, मिस्टर इंद्राज नाम है उसका, वो मेरे पास आता है, आके बोलता है आप कोई काम क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा क्या काम करूं यार?
डॉक्टरी में करना नहीं चाहता और वैसे भी ज्यादा ठीक नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत सारा हो गया है, कुछ और लड़के भी डॉक्टरी करते हैं, खेती किसानी में कुछ हो नहीं रहा है, बता क्या करूं। वो कहता है आपके गांव में दूध बहुत होता है, आप गांव से दूध इकट्ठा करके 12 किलोमीटर दूर तहसील हेडक्वार्टर राइसनर, जहां से अभी मैं बिलोंग करता हूं, वहां ले जाके बेचो तो आपका काम ठीक चलेगा। मेरे को उसका विचार ठीक लगा क्योंकि वो दूध बेचता था और काम में सफल था। जो भी सफल आदमी होता है उसकी बात को हम मान लेते हैं। मैंने भी उसकी बात को माना। मैंने कहा यार मैं दूध बेच तो लूं बट मुझे दूध बेचना नहीं आता। वो कहता है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 3 दिन मेरे साथ चल, मैं तेरे को दूध बेचना सिखा दूंगा। और वो 3 किलोमीटर दूर वो दूसरे गांव में रहता था, मैं उसके पास चला गया। 3-4 दिनों में उसने मेरे को दूध बेचना सिखा दिया, क्योंकि दूध बेचने का काम कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। 2 ही चीजें सीखनी होती है साहब। पंजाब और हरियाणा के लोग मेरे साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं इस समय, तो वो ये समझते होंगे कि दूध बेचने के काम में क्या चीज करनी होती है। 2 चीजें सीखनी है, पहला कितना क्रीम निकलवाना है, दूसरा कितना पानी डालना है। यानी पहला कितना फैट निकलवाना है, दूसरा कितना पानी डालना है, अंग्रेजी में बोले तो कितना ब्लैक एंड व्हाइट करना है। और मैं 3 दिनों में सीख गया और मैंने उस काम को शुरू कर दिया। मैंने कहा यार इसमें स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है भाई, अपन क्या कर रहे हैं, फैट निकलवा रहे हैं, तो वैसे भी हिंदुस्तान में फैट नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं लोग, और पानी मिला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्वास्थ्य से खिलवाड़ 1% भी नहीं है। और मैंने वो काम को शुरू किया। शुरू में मेरा बिजनेस बढ़िया चला, लेकिन बाद में आपको पता ही है ठगी थोड़े दिन चलती है, ज्यादा दिन चलती नहीं है। मेरा धंधा थोड़ा गड़बड़ होने लग गया। जब गड़बड़ होने लगा तो मैंने भगवान से प्रार्थना की। मैंने कहा हे भगवान, साथ में मैं क्या करता था, जब दूध बेचने आता था तो जाते हुए सब्जी वगैरह ले जाता था और गांव में कुछ बेच देता था ताकि उससे भी कुछ रुपए बन जाए। 14 घंटे लगातार मैं काम करता था। सुबह दूध लेके आता था, दोपहर को जाता था, शाम को दूध लेके आता था, शाम को वापिस रात को देर से जाता था। 14 घंटे काम करता था, 2000 रुपए कमाता था। और उसमें भी जब गड़बड़ होने लगी तो भगवान को याद किया। और कहते हैं कि दिल से अगर चाहो तो कायनात साथ देती है, और सच्ची प्रार्थना हो तो भगवान सुनता है। मेरी प्रार्थना उस दिन भगवान ने सुनी। मेरे एक दोस्त का फोन आता है, शाम को लगभग 5 बजे का वक्त था, उसका फोन आता है, आत्माराम जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोला आज दूध लेके शहर नहीं आए? मैंने कहा यार आज संडे है, संडे को एक ही टाइम लेके आता हूँ। तो बोला कल मार्केट में आओगे क्या? मैंने कहा हाँ आऊंगा। बोलता है आप मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा। अब चूंकि मैं एक बिजनेस कर रहा था दूध बेचने का, और उसमें मेरा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट था, 40-50 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट था, मोटरसाइकिल था, टंकियां थी और कुछ था, इधर उधर एडवांस पैसा दिया था और था, वो सब कुछ था। जैसे उसने बोला फ्री का बिजनेस बताओ तो मेरे मुंह में रात बड़ी हो गई है, ये रात जल्दी क्यों नहीं निपट रही है? सुबह जल्दी जाता हूँ और जाके वो फ्री वाला बिजनेस देख लेता हूँ। जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई फटाफट आ गया, जाके मैंने बोला भाई बताओ क्या बिजनेस है? तो उसने मेरे सामने एक कपड़ी गत्ते का पैकेट रखा, जिसको आरसीएम का एनएम किट बोलते थे। राकेश जी अच्छी तरह से जानते होंगे, प्रमोद जी जानते होंगे। मैंने वो किट लिया, देखा कि कपड़ा ऐसे कैसे आता है। तो उसने कहा कि पहले, मैंने कहा यार वो लट्ठे में पैकेट थान में आता था, वो ऐसे कैसे आ गया? ये बोलता है ये नए तरीके से है और ये कपड़ा आपको अमीर बना सकता है। तो मुझे लगा वास्तव में ही बना सकता होगा, तो मैंने कहा ला भाई दे दे। तो बोलता है 1260 रुपए दो। उस समय वो ज्वाइनिंग 1260 की होती थी, ये बात 18 सितंबर 2002 की है। बोलता है 1260 रुपए दो। मैंने कहा भाई फिर नहीं चाहिए, तू तो बोल रहा था फ्री का है। बोला कपड़े के पैसे ले रहा हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में दे रहा हूँ। मैंने कहा अपॉर्चुनिटी कौन सी दे रहे हो? बोला इस बिजनेस के साथ, इस कपड़े के साथ एक फॉर्म भरना है और उस फॉर्म से आपको एक आईडी नंबर मिलेगा और उस आईडी नंबर से पूरे हिंदुस्तान में आप ये बिजनेस कर सकते हो। मेरे को तुरंत समझ में आ गया, उस पैकेट पे एक लाइन लिखी हुई थी आरसीएम बिजनेस एनएम किट। ना तो मेरे को एनएम समझ में आया ना आरसीएम बिजनेस समझ में आया, लेकिन किट शब्द मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। मेरे को सुना हुआ था कि आजकल किट टिकाने का धंधा बड़ा जोरों से चलता है। मैंने कहा भाई इसको कोई ये किट टिका के गया है और अब ये तेरे को टिकाने वाला है। मैंने उसको हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा दोस्त 2000 रुपया महीना बड़ी मुश्किल से 14 घंटे काम करके कमाता हूँ, आज तो ये 1260 का कपड़ा दे रहा है, मैं नहीं ले पाऊंगा दोस्त। वो कहता है कपड़ा तो आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा कोई जबरदस्ती है क्या? बोला ऐसा ही मान लो। मैंने कहा नहीं यार, तेरे को 100, 200, 300 इसमें किट में बनना है, वो मेरे से वैसे ले ले, तू मेरा दोस्त है, लेकिन इस किट में मेरे को मत फंसा। वो बोलता है चलो छोड़ो फिर मत करो, आप चाय पियोगे क्या? मैंने कहा हाँ चाय पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सितंबर के महीने में थोड़ी ठंड होती है अपने यहाँ पे इधर, तो मैंने कहा चाय पी लेंगे। तो वो चाय वाले को बोलने के लिए गया, तो मैंने कहा यहीं से आवाज लगा दो, तुम वो करते हो ना उंगली ऊपर नीचे करते हो ना, 2-3, 2/3 ऐसा कुछ। बोलता है नहीं बोल के आ रहा हूँ, अदरक वगैरह डाल के बढ़िया बना के भेजेगा। मैंने कहा ओके थैंक यू। अब वो चाय वाले के बाद में 2 चाय आ गई। जैसे ही मेट्रो की दुकान थी उसकी 2 चाय आई, पीछे से एक लंबी सी स्टीम कार आके खड़ी हुई। 2002 में मारुति स्टीम कार काफी बड़ी लग्जरी कारों में से एक मानी जाती थी। और वो कार आके रुकी और उस कार में से सेम राकेश शर्मा जी जैसा गोरा चिट्टा एक आदमी
कार में से उतरता है और उतर के दुकान में घुसता है। तब तक वो चाय वाला चाय लेके आ गया। दुकान में वो शख्स कार से उतर के घुसता है, उतने ही में हाथ आता है, हेलो आत्माराम जी, हाउ आर यू। अब वो हाथ उसने मिलाया तो इतना नरम हाथ था, मेरा दूध का राजदूत मोटरसाइकिल वाला हाथ, आप जानते हैं का हाथ कैसा होता है, मेरा वो हाथ एकदम हाथ। अब वो हाथ कैसे लिए बैठे रहे कि हाथ मिल रहा है किसी ने, अपना तो जीवन हो गया। उन्होंने कहा और आत्माराम जी क्या हाल चाल है। मैंने सोचा यार ये आदमी तेरा नाम कैसे जानता है, तू नहीं जानता इस आदमी को। मैंने कहा सर आप मेरा नाम कैसे जानते हो। बोले आपको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं आपको। मैंने कहा सब जानते हैं। बोले हाँ आप दूध बहुत बढ़िया बेचते हो। मैं मन में सोचा दूध तो मेरी कभी है नहीं, फिर मैं बढ़िया दूध बेचता हूँ या घटिया बेचता हूँ इसको क्या मालूम। बाद में मुझे पता चला वो चाय बोलने नहीं गया था मेरा दोस्त, वो उस दुकान से फोन करने गया था कि चाचा जी, वो भी चाचा जी थे उनके, जैसे शिव कुमार जी राकेश जी के चाचा जी है वैसे ही वही मेरे अपलाइन राम अवतार चावला के चाचा जी थे। तो वो उनको फोन करने गया था कि भाई बंदा तो आ गया लेकिन मेरे से तो सेटल नहीं हो रहा है और आप आ जाइए। तो वो आ गए मेरे को प्लान दिखाने के लिए। अब वो क्लास 1 ऑफिसर थे और पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उन्होंने काफी काम भी किया हुआ था और उनके पास काफी एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग का। उन्होंने मेरे को बोला तो मैंने उनको वो कुर्सी मैंने दे दी, वो बैठ गए और वो चाय पीने लग गए हम लोग। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आत्माराम जी, आदमी से उसकी इनकम और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप महीने का पैसा कितना कमा लेते हो। मैंने कहा साहब कोई चोरी छुपे वाली बात थोड़ी है, कोई करोड़ों थोड़ा ही कमाते हैं जो छुपाएंगे, 2000 रुपए महीना कमाता हूं। बोले 2000 रुपया महीने से काम चल जाता है क्या। मैंने कहा सर नहीं चलता है, दाल रोटी बड़ी मुश्किल से बनती है, सुबह का जुगाड़ तो शाम का कम पड़ जाता है, शाम का जुगाड़ करो तो सुबह का पता नहीं, हालात कुछ इस कदर की है। तो बोले यार 2000 क्यों कमाते हो, 4000 क्यों नहीं कमाते, आप डबल कर लो ना अपनी इनकम को। मैंने कहा सर आपके लिए बोलना आसान है, इनकम कभी डबल होती है क्या। ये 2000 आपको पता है 14 घंटे काम करता हूं तब बनते हैं, 3-4 काम इकट्ठे करता हूं तब बनते हैं। 2000 रुपए कमाने में पसीना आ जाता है सर, 4000 कैसे कमाऊं। 4000 कमाने के लिए 28 घंटे चाहिए मुझे काम करने के लिए। तो बोले 28 घंटे काम करो। मैंने कहा साहब आप पढ़े लिखे आदमी हो, क्यों मजाक उड़ा रहे हो गरीब का। दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं और मेरे सामने आप 1000 से ज्यादा लोग जूम पे बैठे और यूट्यूब लाइव ये प्रोग्राम चल रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको भी यही समस्या आ रही है दोस्तों, जो समस्या मेरे साथ थी वही समस्या आपके साथ है। आप भी अपनी इनकम बढ़ाना चाह रहे हो, बट समस्या क्या है, समस्या ये है कि आपके पास में समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं था। 14 घंटे काम करने के बाद आदमी के पास कुछ बचता ही नहीं है काम करने के लिए। तो वो साहब ने मेरे को बोला कि आपके पास समय अगर हो तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे। मैंने कहा कौन नहीं बढ़ाना चाहेगा। तो बोले समय पैदा करने का आपके पास कोई तरीका है। मैंने कहा नहीं है। तो बोले अच्छा आपसे ज्यादा कोई दूध वाला पैसे कमा रहा है। मैंने कहा हाँ बहुत सारे कमा रहे हैं, 10-10 हजार कमा रहे हैं। बोले वो कैसे कमा रहे हैं। मैंने कहा वो कुछ आदमी उन्होंने काम पे रखे हुए साथ में, और साथ में वो खुद काम करते हैं और साथ में कुछ आदमियों को लगा रखा है। तो बोले आप अपने साथ कुछ लोगों को क्यों नहीं लगा लेते हो। मैंने कहा साहब लगा तो सकता हूं लेकिन समस्या क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरा उतने घरों से कहां से मैं दूध की सेटिंग करूं, आगे भी सेटिंग पीछे भी सेटिंग। तो बोले कितने घरों से दूध लाते हो। मैंने कहा 25 घरों से। आगे कितने घरों में बेचते हो। 25 घरों में। बोले इसका मतलब ये है कि आपका 50 घरों का दूध का नेटवर्क है। मैंने कहा हाँ साहब। बोले 50 घरों के नेटवर्क से आप कितना पैसा कमा रहे हो। मैंने कहा 2000। बोले 4000 कमाने हो तो कितने घरों का नेटवर्क बनाना होगा। मैंने कहा साहब 100 घरों का। और बोले अगर 40,000 कमाना हो तो कितने घरों का नेटवर्क बनाना होगा। मैंने कहा साहब सीधी सी बात है 1000 घरों का। तो बोले किसी और का 1000 घरों का नेटवर्क है। मैंने कहा हाँ है। तो बोला वो कैसे करता है। मैंने कहा उसमें बहुत सारे लोग काम पे रखे हुए हैं। तो बोले आप क्यों नहीं करते हो ऐसा। मैंने कहा साहब ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पहले ही बताया आपको कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है, मेरे पास नॉलेज की दिक्कत है, मैं उतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं हूं इस फील्ड में। तो उन्होंने कहा फिर इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी भर 2000 कमाओगे और कभी भी अपने और अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पाओगे। मैंने कहा साहब सपने की बात क्यों कर रहे हो साहब, भगवान ने अगर सपने पूरे करवाने होते तो मुकेश अंबानी के घर में पैदा कर देता, यहां पैदा करने की जरूरत क्या थी। बोले नहीं आत्माराम जी आप गलत कह रहे हो। अगर हिंदुस्तान के 140 में से 100 करोड़ लोग अगर सपने देख रहे हैं और सारे अगर अंबानी के घर में पैदा हो जाते तो अंबानी भी गरीब हो जाते। सपने देखना अलग बात है और किस्मत द्वारा अमीर होना अलग बात है। तो मैंने कहा साहब आपके पास ऐसा कोई तरीका है
जिससे कि मैं अमीर बन सकता हूं? क्या आप कोई ऐसा रास्ता बता सकते हो? बोले हाँ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा साहब बताइए क्या है। तो उन्होंने वो वहीं पे किट पड़ी थी, उन्होंने हाथ में उठाई और उठा के बोला एक काम करिए, ये कपड़ा ले लीजिए और इसको पहनिए, और अगर अच्छा लगे तो ये पहनने वाले लोगों को बताइए। तो मैंने कहा पहनने वाले? बोले हाँ, जो भी कपड़ा पहनता हुआ है उस आदमी को ये बताइए। और आज कपड़ा आने वाले समय में बहुत प्रोडक्ट आएंगे, जो भी ग्राहक है उसको आप ये बताइए। तो मैंने कहा साहब ग्राहक तो पूरी दुनिया है। तो बोली पूरी दुनिया आपका फील्ड है, आप दूध का नेटवर्क बड़ा नहीं बना सकते। तो मैंने कहा साहब नेटवर्क नहीं बनता साहब, ये नेटवर्क बेवकूफ बनाने का धंधा है। उन्होंने कहा अच्छा बताइए आपके शहर में, हमारे शहर में डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसे कौन सा कमाता है? तो मैंने कहा डॉक्टर आईसी मुद्रा। बोले लेकिन डिग्रियां तो डॉक्टर गुरमीत सिंह के पास ज्यादा है। मैंने कहा गुरमीत सिंह जी के पास डिग्रियां ज्यादा है, बट मरीज तो डॉक्टर आईसी मुद्रा के पास ज्यादा आते हैं। बोले इसका मतलब डॉक्टर आईसी मुद्रा का नेटवर्क बड़ा है, मरीजों का, इसलिए पैसा ज्यादा है। मैंने कहा हाँ। बोले वकील सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? मैंने कहा आत्माराम बिश्नोई। बोले लेकिन राजाराम जी पूनिया के पास ज्यादा डिग्रियां हैं। मैंने कहा हाँ डिग्रियां तो है, लेकिन वकील क्लाइंट तो उनके पास ज्यादा है। राजाराम जी पूनिया के पास क्लाइंट कम है, आत्माराम बिश्नोई के पास क्लाइंट ज्यादा है। तो बोले इसका मतलब जिसके पास क्लाइंट का नेटवर्क बड़ा है उसके पास पैसा ज्यादा है, वकील वो बड़ा है। मैंने कहा यस। बोले दूध वाला? मैंने कहा प्रेम कुमार। बोले उसके पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास बहुत सारे घरों से दूध बहुत सारे घरों में आगे देता है, हजारों घरों का उसका नेटवर्क है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि अमीर बनना होगा तो नेटवर्क बनाना होगा। मैंने कहा हाँ। बोले आप किसका बना सकते हो? दूध वालों का आप बना नहीं सकते हो, वकील आप हो नहीं, क्लाइंटों का बना नहीं सकते हो, डॉक्टर आप हो नहीं, मरीजों का आप बना नहीं सकते हो, लेकिन आप ग्राहक हो, क्या ग्राहकों का नेटवर्क बना सकते हो? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे सामने वो पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो गई। इस साफा बांधे हुए आत्माराम के इस छोटे से दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, किसी भी चीज का बनाना पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था नेटवर्क बनाने का, क्योंकि ना ही तो मैं जीनियस था और ना ही मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था नेटवर्क बनाने का, और वो था आरसी बिजनेस में ग्राहकों का नेटवर्क बनाना। मैंने आरसी बिजनेस को ज्वाइन किया। 1260 रुपए मेरे को आज भी याद है, मैं 3 दोस्तों से 500 रुपए उधार पकड़ के लाया था और 1260 रुपए दिए और मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद घर गया, सबसे पहले मेरी बीवी ने मेरा मजाक उड़ाया। आपका भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आपका मजाक उड़ा रहा है वो इसलिए नहीं उड़ा रहा है कि वो आपका दुश्मन है, वो इसलिए उड़ा रहा है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। ये बिजनेस कंसेप्ट नया है, अभी तो फिर ये 21 साल पुराना हो गया इंडिया में, उस समय तो ये मात्र 3-4 साल पुराना था। मेरी बीवी ने कहा कि आप 9वीं क्लास तक पढ़े हुए हो, कुछ आता जाता आपको है नहीं, शहर के लोग आपको बेवकूफ बना दिए, आप 3 जोड़ी कपड़े ले आए और बोले कि इससे अमीर बन जाऊंगा। उसके बाद मैंने मेरे गांव के कुछ लोगों को बताया, उन्होंने मेरा खूब मजाक उड़ाया। मैंने बहुत प्रयास किया और आप में से भी बहुत सारे साथियों ने ऐसा प्रयास किया होगा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली होगी, मुझे भी नहीं मिली। और मुझे लगा कि मैं गलत जगह फंस गया, मुझे किसी ने बेवकूफ बना दिया और मैं इस बिजनेस से बाहर हो गया। यानी 18 सितंबर 2002 को ज्वाइन किया और 19 सितंबर 2002 को मैंने इस बिजनेस से आउट हो गया। लेकिन मेरा जो दोस्त था, जो अपलाइन था, आपका भी अपलाइन वैसा रहा होगा कोई, जिसने आपको बार बार फॉलो किया होगा, वो मेरे को बार बार फॉलो करता रहा। 6 महीने लगातार फॉलो करने के बाद एक दिन वो मेरे को घर से उठा के एक मीटिंग में लाया। वो मीटिंग थी, मैं लेकिन उससे मुझे मालूम नहीं कि बीसी छाबड़ा जी कौन है। उस मीटिंग में मैं आया, 500 लोग थे उस मीटिंग में, पीछे की सीट पे बैठा था, सब लोग ताली बजा रहे थे, सूट बूट टाई में बहुत सारे लोग बैठे थे। मुझे लगा ये दुनिया कुछ अलग आ गई है, ये कुछ लोग अलग है। थोड़ी देर मुझे बेवकूफ बनाने वाला लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आ गया कि मामला बहुत बड़ा है। उस मीटिंग में मैंने 3 सवाल पूछे थे खुद से, और आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो भी नए साथी हैं, पहली बार आए हैं, ये 3 सवाल आज अपने आप से जरूर पूछिएगा। पहला सवाल मैंने खुद से पूछा, अगर आत्माराम तू इस बिजनेस को नहीं करता है तो 5 साल बाद तेरी स्थिति क्या होगी? तो अंदर से जवाब आया, कोई स्थिति नहीं होगी। पहले दूध बेचता था, बाद में भी दूध बेचेगा। आज दूध बेच रहे हैं, 5 साल बाद भी दूध बेचेगा। आज पैसे की तंगी है, 5 साल बाद भी तंगी होगी। आज उम्र 27 साल है, 5 साल बाद 32 साल हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल, अगर तू ये बिजनेस को कर लेता है और ये बिजनेस नहीं चलता है तो क्या होगा? अंदर से जवाब आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तू सामान पहले भी खाता है, तू सामान अभी भी खा लेगा। तू पहले भी दूध बेच रहा है, अभी भी दूध बेचेगा। कौन सा तू इसमें तेरा समय लगा रहा है? जो खाली बचने वाला समय है उसको लगाना है तुझे, तेरे काम को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, तेरा काम वैसे का वैसे चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक फर्क पड़ेगा, ये अच्छे लोगों की संगत करना सीख जाएगा। दारू पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दूध वालों के साथ में एक गलत संगति में रहता है, उस संगत से बाहर निकल जाएगा, अच्छे लोगों के साथ बैठना सीख जाएगा। धीरूभाई अंबानी 5 स्टार होटल में जब दुबई में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे तो 5 स्टार होटल में जाके चाय पीते थे। वो इसलिए नहीं पीते थे कि उनको चाय अच्छी लगती थी, वो इसलिए चाय पीते थे क्योंकि उनको वहां की संगत अच्छी लगती थी। मैंने कहा संगत अच्छी हो जाएगी, और संगत अगर अच्छी हो जाएगी तो क्या पता अपने में भी थोड़ी रंगत आ जाएगी। तीसरा सवाल, अगर ये बिजनेस चल गया तो अंदर से जवाब है हमारे न्यारे हो जाएगा। बीवी के सपने पूरे हो जाएंगे, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, खुद के सपने पूरे हो जाएंगे, कच्चे घर की जगह पक्का घर बन जाएगा, मोटरसाइकिल की जगह 4 चक्का कार आ जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। और मैंने डिसाइड किया, बीसी सर बता रहे थे 3 से 5 साल ईमानदारी से इस बिजनेस में लगा दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मैंने डिसाइड किया, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। लेकिन जब मैंने शुरू किया, जैसे आज आप में से भी बहुत सारे लोग शुरू कर रहे होंगे या कर रखा होगा, लेकिन वो बहुत सारी गलतियां करते होंगे। दोस्त, मेरी गलतियों से आप सीख लीजिए। कहते हैं बुद्धिमान इंसान वो होता है जो दूसरे की गलतियों से सीख ले। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मुझे ये लगा मैं बहुत बुद्धिमान आदमी हूं और मैं मेरे तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर लूंगा, लेकिन मैं मेरे तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाया। मैं कभी मीटिंग में जाता, कभी नहीं जाता, क्योंकि मेरे को लगता अपलाइन क्या बताएंगे मीटिंग में, वही तो बात होती है रोज की, वही आरसीएम का प्लान है, वही आरसीएम की बातें हैं। क्यों 100 रुपया खर्च करूं, 200 रुपया खर्च करूं? उस समय मीटिंग श्री गंगानगर में होती थी 80 किलोमीटर दूर, तो बस का भाड़ा और मीटिंग का टिकट वगैरह मिला के 200 रुपया खर्च हो जाता था। तो 2000 कमाने वाला 10% राशि को मीटिंग पे खर्च करे, ये मेरे को ठीक नहीं लगता था। मैं मीटिंग में नहीं जाता था, मैं 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करता था। दो समझें, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू नहीं बनाता है। ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट ए रूपी, बट ए मैन इज रियली पुअर विदाउट ए ड्रीम एंड एम्बिशन। ये स्वामी विवेकानंद जी की लाइन मेरे को बहुत साल पहले पढ़ने को मिल गई थी कि बिना पैसे के आदमी गरीब नहीं होता है, लेकिन अगर उसके पास कोई ड्रीम नहीं है और कोई उसके पास में महत्वाकांक्षा नहीं है तो वो वास्तव में गरीब है। व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? हमारे क्या सपने हैं, आपके क्या सपने हैं? ट्रेवल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया हम घूमना चाहते हैं, अच्छी कार लेना चाहते हैं, अच्छा घर लेना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं। एक ड्रीम सर्किल होता है सर। समस्या क्या होती है, ड्रीम सर्किल में और इनकम सर्किल में बड़ा फर्क होता है। हमारी इनकम छोटी होती है और ड्रीम हमारे बड़े बड़े होते हैं। अब हमें कितना पैसा चाहिए आज जीवन जीने के लिए, मेरे को पहले मालूम ही नहीं होता था। मैं महंगाई नहीं जानता था, मैं इन्फ्लेशन नहीं जानता था। बहुत साल पहले मेरे को पता चला कि हमारी महंगाई जो है हर 10 साल 20 साल में 20 साल में डबल हो जाती है। और मेरे को धीरे धीरे ये चीजों का पता चला। 1940 में कहते हैं कि 10 रुपए में काम चल जाता था बढ़िया सारा, 60 में थोड़ा ठीक हो गया था, 100 रुपए में चल जाता था, 80 में 1000 में चलता था, 2000 में 10,000 में चलता था, 2020 में 1 लाख रुपए में चलता है। अभी हम 2020 में हैं तो 1 लाख रुपए जिन लोगों की इनकम है उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा है। इसका मतलब अगले 20 साल में यानी 2040 में ये 10 लाख आराम से हो जाएगा। जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये 1 लाख से 10 लाख हो जाएगा। अब आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं? अगर हम उसको गौर से देखें तो कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं? इसको गौर से देखिए, आप इंडियन इकोनॉमी को समझें। तो यहाँ पे जो बीपीएल कैटेगरी में जो लोग हैं वो 10% लोग हैं जो 6,000 रुपए महीना कमाते हैं। उसके बाद में पुअर क्लास जो लोग हैं वो 6,000 रुपए से 12,000 रुपए महीना कमाते हैं। उसके बाद लोअर क्लास में जो 30% लोग हैं वो 13,000 से लेके 20,000 तक महीना कमाते हैं। उसके बाद में मिडिल क्लास लोग हैं वो 21,000 से 60,000 रुपए महीना कमाते हैं। अपर क्लास में जो लोग हैं वो 61,000 से लेके 2.5 लाख रुपए के बीच कमाते हैं। रिच क्लास में जो लोग हैं वो 2.5 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक कमाते हैं। और अल्ट्रा रिच जो क्लास है उसमें केवल 13 लाख रुपए कमाने वाले 1% लोग हैं। यानी आज अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर 80% जो लोग हैं वो आज 1 लाख रुपए महीने की इनकम को नहीं कमा पा रहे। वो आज भी 1 लाख रुपए महीने की इनकम को नहीं ले पा रहे हैं। अब अगर वो आज 1 लाख की इनकम को नहीं ले पा रहे हैं तो फ्यूचर में वो क्या ले पाएंगे? फ्यूचर में वो क्या ले पाएंगे, कैसे ले पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा एक समस्या हमारे सामने है। और ये एकमात्र बिजनेस ऐसा है जो हमें इन सभी क्लासों से निकाल के हमें अल्ट्रा रिच वाली क्लास में ले जा सकता है। देखिए आज राकेश जी जो है वो अल्ट्रा रिच वाली क्लास में आ गए हैं, प्रमोद जी अल्ट्रा रिच वाली क्लास में आ गए हैं, राजाराम जी अल्ट्रा रिच वाली क्लास में आ गए हैं।
लेकिन इस बिजनेस का एक खूबसूरती देखिए, मैं बीपीएल वाले में था, तो बीपीएल वाले से मैं अभी जो है वो रिच क्लास के आसपास में हूं। कभी मेरा बिजनेस में चेक 2.5 लाख आ जाता है, कभी 2 लाख आ जाता है, तो मैं रिच के आसपास में रहता हूं। मैं पुअर में था, मैं बीपीएल में था। अब कोई साथी पुअर में रहा होगा, कोई लोअर में रहा होगा, यानी सब लोग जो है इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी एकमात्र इंडस्ट्री है जो किसी भी क्लास से आपको अल्ट्रा रिच क्लास में ले जा सकती है। अगर कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब में है तो वो अल्ट्रा रिच क्लास में नहीं जा सकता है, अगर प्राइवेट जॉब में है तो भी वो अल्ट्रा रिच क्लास में नहीं जा सकता है, अगर वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है तो भी अल्ट्रा रिच में नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पे लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मैन पावर बहुत खराब करता है। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें बंदिशें खत्म हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कोई भी आदमी, 9वीं पास हूं मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैं पहुंच रहा हूँ। राकेश जी ग्रेजुएट किए हुए हैं तो भी यहाँ पहुंच गए हैं, प्रमोद जी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चाचा जी हैं। तो एक ही चीज चाहिए यहाँ पे, हमारी प्रिपरेशन। क्या हम तैयार हैं? क्या हम अल्ट्रा रिच में जाना चाहते हैं? अभी हमारे सामने क्या ऑप्शन रहते हैं साहब? व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू, हमें क्या करना है? क्या तो या तो हम जॉब करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जॉब करते हैं, या कोई फैमिली का बिजनेस होता है वो करते हैं, या फिर अपना कोई और नया काम ढूंढ लेते हैं, कोई स्टार्टअप ढूंढ लेते हैं। और अभी कोरोना ना आके बड़ी समस्याएं पैदा कर दी है साहब। कोरोना ने आके 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार बना दिया है अभी अप्रैल और मई में। और ये बड़ा आंकड़ा जो है, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, 30-40 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है। और थर्ड वेव जो आने वाला है, अभी केरला में दस्तक दे चुका है, और थर्ड वेव में ये बोला जा रहा है कि ये जो है वो जहां भी आया है सेकंड से भारी है, भगवान करे ना आए, बट फिर भी हमें तैयारी पहले करनी चाहिए। पहले अगर तैयारी करेंगे तो फायदा होगा। ये एक ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड सीरीज इनकी किताबें आती है। रिच डैड पुअर डैड इनकी पहली किताब आई थी, बिजनेस स्कूल है, 21वीं सदी का व्यवसाय है। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 21वीं सदी का व्यवसाय, आप और किताबें सारी इनकी पढ़े या ना पढ़े, बट 21वीं सदी का व्यवसाय आप जरूर पढ़े। ये एक क्वाड्रेंट बताते हैं, इनकम का बताते हैं कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। पहला तरीका है लोग नौकरी से पैसा बनाते हैं, दूसरा तरीका है लोग अपना काम धंधा, अपना प्रोफेशन करके पैसा कमाते हैं, तीसरा तरीका है लोग अपना एक बहुत बड़ा सिस्टम बेस्ड बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। बिजनेस वो नहीं जो किराना दुकान है या दूध बेचने का है, वो नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसमें हम टाइम लगाते हैं, अपना हुनर लगाते हैं, पैसा कमाते हैं। बिजनेस वो जिसके अंदर एक सिस्टम काम करता है, लाइक जियो, लाइक टाटा, बिरला, बजाज, बांगा, डालमिया, अंबानी। और चौथा तरीका है लोग पैसे को काम पे लगा देते हैं। अब दुनिया के 95% जो लोग हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसलिए हमें बचपन से, हमारे आसपास सारे जो लोग हैं वो 95% वाले हैं, इसलिए हमें बचपन से ही क्या लगता है मालूम है कि यही दुनिया का काम है, यही दुनिया में काम है और इसी काम से पैसा बनता है। हमें क्या लगता है कि यही काम है और इसी काम से पैसा बनता है, और हम नौकरी के पीछे भागते हैं, नौकरी नहीं मिलती है तो अपना काम धंधा शुरू करते हैं। लेकिन ये 95% जो लोग हैं इनके पास सिर्फ एक टीनी पोर्शन है दौलत का, बहुत छोटा सा हिस्सा है, 5% पैसा है। दूसरी तरफ दुनिया के अंदर 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% दौलत है, यानी इस पूरी धरती का 95% पैसा कुछ गिने चुने 5% लोगों के पास। जिंदगी के सारे एंजॉय करने वाले लोग जो है वो 5% वाले। पूरी दुनिया में घूमने जाने के लिए इनके पास पैसा है, समय है, आजादी है, सब कुछ है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो ये क्वाड्रेंट में लेफ्ट से 95 से निकल के 5 में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, सब लोग चाहते हैं जाना चाहिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप जा सकते हैं? मैं तरीका बताऊं, 100 करोड़ रुपया बैंक में डाल दीजिए, आप जा सकते हो। आप बोलोगे साहब 100 करोड़ होते तो 9वीं पास को सुनते क्या जूम पे बैठ के? बिल्कुल सही बात है, नहीं सुनते साहब। तो ऑप्शन खत्म हो गया इन्वेस्टर वाला। अब पीछे एक ऑप्शन और बचता है, वो है बिजनेस ओनर बन जाइए। अब बिजनेस ओनर बनने के लिए भी 100 करोड़ चाहिए, जियो जैसा कोई धंधा खड़ा करें, और 100 करोड़ डुबाने का जिगरा भी चाहिए कि पहले तो 100 करोड़ रुपया हो और फिर डुबाने का जिगरा हो 100 करोड़ का, कि भाई डूब जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास तो वो भी नहीं है, तो क्या करें? तो फिर जे पॉल गेटी साहब के एक सिद्धांत को फॉलो करें। जे पॉल गेटी दुनिया के पहले अरबपति थे और उन्होंने एक बात बोली थी, अगर आपको अमीर बनना है तो किसी अमीर आदमी के बिजनेस के पार्टनर बन जाइए। अब मुकेश अंबानी के पार्टनर बनना चाहे तो बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा साहब। टाटा जी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। बिरला जी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो कौन बनाएगा? एक आदमी है जो पूरे हिंदुस्तान को पार्टनर बना रहा है, उसका नाम है श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा।
जिसकी कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ताली जोर से बजा दीजिए दोस्त। हिंदुस्तान में सिर्फ एक आदमी है जो हम सबको पार्टनर बनाने के लिए पलक पावड़े बिछा के बैठा है कि आइए और 45% के मेरे पार्टनर बन जाइए, 45% के पार्टनर बन जाइए, और वो उनके साथ में आप पार्टनर बन के इस बिजनेस में बहुत बड़ा पार्टनरशिप पैदा कर सकते हो और एक बिजनेस ओनर आप बन सकते हो। हमने यही काम किया है और कुछ नहीं किया है। मैं पहले एम्प्लॉय था, 400 रुपए महीना में नौकरी करता था, फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था और वहां से मैं इस बिजनेस में आया और आज मैं एक बिजनेस ओनर भी हूं और एक इन्वेस्टर भी हूं। सेम राकेश जी है, सेम प्रमोद जी है, सेम दूसरे साथी है जो भी। यानी इसका मतलब ये एक नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ई और एस से यानी 95% से निकाल के हमें 5% में ला सकती है। और कोई रास्ता नहीं है दोस्त हमारे पास। आप जितना मर्जी कर लीजिए, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर लीजिए, इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आप रियल स्टेट में प्रॉपर्टी बेच लीजिए, इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आई क्वाड्रेंट में आने के लिए सर पहले बी क्वाड्रेंट में आना कंपलसरी होता है। मैं किसी एक ऐसे आदमी को नहीं जानता हूं जो, अगर वॉरेन बफे को आप ये कहते हो कि वो आई क्वाड्रेंट में डायरेक्ट आए, तो वो आई क्वाड्रेंट में नहीं आए सर। उन्होंने भी पहले बर्कशायर हाथवे को, एक बिजनेस को खड़ा किया और उन्होंने समझा कि बिजनेस कैसे बिल्ड किए जाते हैं। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी लोगों को ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है, ट्रू फ्रीडम मिला है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ट्रू फ्रीडम इज फाइनेंशियल फ्रीडम। वो जितने भी लोगों को मिला है वो सिर्फ बिजनेस ओनर बन के मिला है और बी क्वाड्रेंट में आके मिला है। देखिए एक उदाहरण से समझाता हूं इसको आपको। ई और एस कैटेगरी के आदमी की मेंटेलिटी क्या होती है। ई वाला है जॉब, एम्प्लॉय होता है, और एस वाला क्या होता है, ओन ए जॉब यानी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। मान लीजिए एक दुकान है, मान लीजिए मेरी एक दुकान है और उस दुकान पे मैं रोज एक मोबाइल बेचता हूं और उस एक मोबाइल में मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। मैं महीने में 30 मोबाइल बेचता हूं, 30,000 का प्रॉफिट मिल जाता है। ये हो गया ई और एस आदमी की मेंटेलिटी। बी वाला क्या करता है, वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है, ज्यादा स्मार्ट नहीं होता है, वो भी मोबाइल बेच रहा है लेकिन वो थोड़ा सा स्मार्ट है। शिवखेड़ा जी की एक किताब है जीत आपकी, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और वही बी क्वाड्रेंट वाला करता है। बी वाला क्या करता है, वो एक सिस्टम बनाता है। वो खुद को काम पे नहीं लगाता है, वो खुद को एक सिस्टम में लगाता है, सिस्टम बनाने पे काम करता है। वो 3 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, वो सिस्टम को बनाने के लिए काम करता है। वो मोबाइल बेचने के लिए काम नहीं करता है, वो धंधे में इनकम लेने के लिए काम नहीं करता है, वो सिस्टम बनाने के लिए काम करता है। इस उदाहरण से समझिए, एक आदमी है, उसकी दुकान है, वो रोज एक मोबाइल बेचता है, महीने के 30 मोबाइल बेचता है, 1000 रुपया एक मोबाइल में प्रॉफिट है, 30,000 रुपए कमा लेता है। लेकिन बी वाला क्या करता है, बी वाला उससे स्मार्ट है। वो क्या करता है, वो 30 लोगों को काम पे बुलाता है। वो एक वैकेंसी अखबार में एक ऐड निकालता है, बोला जाएगा लोगों को काम के लिए लोग चाहिए, अच्छा खासा मेहनताना मिलेगा। 150 लोग उसके पास आते हैं, उनको वो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू लेके उसमें से 30 लोगों को सिलेक्ट कर लेता है और उनको बोलता है भी आपको मोबाइल बेचना है, एक मोबाइल बेचने पे आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, 800 रुपया आपका होगा, 20% यानी 200 रुपया मेरा होगा। अब पैसे का इन्वेस्टमेंट मेरा है, दुकान मेरी है, रिस्क मेरा है, सब कुछ मेरा है। तुम्हें सिर्फ एक मोबाइल बेचना है और एक मोबाइल बेचोगे, 800 रुपए का प्रॉफिट तुम्हारा, 200 का मेरा। और वो 30 लड़कों को काम पे रखता है। 30 लड़के रोजाना 30 मोबाइल बेचते हैं, महीने में 900 मोबाइल बिक जाते हैं। 900 मोबाइल बिक जाते हैं, 200 रुपया एक मोबाइल पे ऊपर कमीशन मिलता है, 1,80,000 रुपया महीने का कमा लेता है। अब जो ई और एस वाला है, उसमें और इसमें एक और स्मार्टनेस आ गई। क्या, ई वाले को अगर मान लो, ई और एस वाला जो ये अकेला मोबाइल बेच रहा है, ये वाला, ये जो अकेला मोबाइल बेच रहा है, आज इसके ससुराल में शादी है और इसको जाना है तो क्या करेगा, ये 30,000 की इनकम को जीरो करके जाएगा। ये 30,000 की इनकम को या तो जीरो करके जाएगा या ससुराल नहीं जाएगा, बीवी को नाराज करेगा, बोलेगा तू चली जा, मैं इधर ही रह जाता हूं, क्योंकि दुकान खराब हो जाएगी, नहीं तो ग्राहक खराब हो जाएंगे, धंधा खराब हो जाएगा। ये कहीं नहीं जाएगा, और जाएगा ना तो ध्यान इधर रहेगा, कोई ग्राहक आया होगा, मोबाइल लेने आया होगा, पड़ोसी के चला गया होगा, ये सारा टेंशन में रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये उन 30 लड़कों में से एक स्मार्ट लड़के को ढूंढेगा और उस स्मार्ट लड़के को बोलेगा बेटा आज तेरे को कहीं नहीं जाना है, तेरे को 800 रुपया मैं दे दूंगा, तेरा मोबाइल नहीं बिकेगा तो भी तेरे को 800 दे दूंगा, तू दुकान पे बैठ और ये 29 लड़कों को मोबाइल बेचने जा रहे हैं, ये मोबाइल बेचेंगे, तू दुकान को संभाल ले। और वो ससुराल जाएगा बीवी के साथ में और वहां जाके भंगड़ा डालेगा, डांस करेगा, मस्ती करेगा। मालूम है क्यों, उसको पता है जेब से सिर्फ 800 ही जाएगा,
1,80,000 महीने का बन रहा है ना, उसके अंदर अपना आज जो 30 लड़के हैं वो आज 6,000 लेके आएंगे, 800 उसको देंगे तो भी 5,200 का धंधा हो गया। बंदा काम पे नहीं है लेकिन धंधा हो गया, बिकॉज उसने टीम बना ली, बिकॉज उसने नेटवर्क बना लिया। उसने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, उसने थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से किया। जैसा आरसीएम बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे हैं, वही साबुन से नहा रहे हैं, वही कपड़े पहन रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया है। और थोड़ा सा तरीका चेंज करने से इनकम में ट्रमेंडस चेंज आ जाता है, पर्सनैलिटी में ट्रमेंडस चेंज आ जाता है, लाइफस्टाइल में ट्रमेंडस चेंज आ जाता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सब कुछ बदल जाता है सर। अब आप किस तरह का बिजनेस करना चाहेंगे? आप वो बिजनेस करना चाहेंगे जिसकी आपको जरूरत हो, लोगों को जरूरत हो, जो रिसेशन फ्री हो। और वो कौन सी इंडस्ट्री है आज की डेट में? वो इंडस्ट्री है या तो एजुकेशन, या सिकनेस, या वेलनेस एंड एफएमसीजी। ये 3 प्रकार की इंडस्ट्री है। और ये आज का जो युग है वो एंटरप्रेन्योर बनने का युग है साहब। आज का जो युग है वो उद्यमी बनने का युग है। और विकिपीडिया पे उद्यमी की जो डेफिनेशन है वो दी गई है, हु रन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। उद्यमी कौन होता है? जो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करता है। अब आप किस टाइप की इंडस्ट्री, आज की इंडस्ट्री में, आज के युग में बहुत सारे जो स्टार्टअप है, जो उद्यमी है, वो 4 प्रकार के बिजनेस करते हैं। इंडिया में अभी 4 प्रकार के बिजनेस का ट्रेंड बहुत अच्छे से चल रहा है। पहला है रियल एस्टेट का। बहुत सारे लोगों को सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि उद्यमी वो है जो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करे। अब लोगों की समस्या आज की डेट में, घरों की समस्या हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या है। तो कुछ लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, लेकिन उसमें समस्या क्या है? भारी भरकम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा रिस्क रहता है और बहुत सारे और लफड़े होते हैं। इसलिए आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ई और एस वाले के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो रियल एस्टेट में बहुत बड़ा पैसा बना सके, बहुत बड़ा रिस्क उठा सके। दूसरा है स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा समय चाहिए, और ज्यादातर लोग बर्बाद होते देखे हैं साहब, मैंने आबाद होते हुए कम देखे हैं। तीसरा है कोई स्टार्टअप खोल लीजिए, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इस टाइप का कर लीजिए, तो उसमें भी बहुत सारी टेंशन है साहब। चौथा तरीका कौन सा है? चौथा तरीका है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए, जो अभी हम कर रहे हैं आपके साथ। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल। मैं 9वीं पास था, जिंदगी में मेरे पास कोई मौका नहीं था, मैं चाह के भी कोई बढ़िया नौकरी नहीं कर सकता था, मैं चाह के भी कोई बढ़िया बिजनेस नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर स्किल था। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को मौका मिले तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आरसीएम बिजनेस ने मुझे वो मौका दिया, और वो मौका दिया तो आज आपके सामने मैं बैठा हूं। बिल्ड पैसिव इनकम। सर मेरे दूध वाले साथी दूध बेचते हैं तो पैसे आते हैं, वो दूध नहीं बेचते हैं तो पैसे नहीं आते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी पैसे आते हैं। मैं 1.5 साल से मेरे घर से बाहर नहीं गया हूं, फिर भी मेरे को 2 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। पिछले साल का मेरा जो लेजर है वो 20 लाख रुपए का रहा है सर। 20 लाख रुपए की इनकम है, मैं घर में बैठा हूं। तीसरा, प्रोवाइड यू ए एक्सीलेंट नेटवर्क। एक अच्छा, अरे क्या पूछोगे यार, अभी देखिए पूरा हिंदुस्तान से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं किसी भी स्टेशन पे, आपको मैं बताऊं, चाचा जी ने मेरे को दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहचाना था। मेरे हाथ के आरसीएम की घड़ी बंदी थी, और इनकी पारखी नजरें इतनी तेज है, मैं कहता हूं एक्सरे मशीन है। इन्होंने घड़ी देख के मेरे को बोला, आप आरसीएम करते हो? मैंने कहा यस। बोले मैं भी करता हूं। मैंने कहा वेरी गुड। हाथ मिलाया। मैंने कहा आप कहां से? तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने ये नहीं बोला मैं हरियाणा से हूं, ये हूं, वो हूं। इन्होंने एक नाम बोला, मैं राकेश शर्मा का चाचा हूं। मैंने कहा पहचान गए, बैठ जाइए चाचा जी, आप हमारे भी चाचा है। आप सोचिए, दिल्ली स्टेशन के ऊपर भी ये इंडस्ट्री से। अदरवाइज मैं दूध के बिजनेस में जब था ना, मैं गंगानगर नहीं गया था कभी। आरसीएम बिजनेस में आने से पहले मैंने मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही नहीं देखा था, लेकिन ये बिजनेस की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान है। रिसेशन भरी है, कोरोना में जो धंधा चला है वो एक ही धंधा है, डायरेक्ट सेलिंग। बट ये बहुत सिंपल है, बट नॉट इजी। आसान नहीं है यार, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सीखना पड़ेगा। राकेश जी को थोड़े दिन पहले मैंने सुना था कदम जी के चैनल पे, और इन्होंने कहा था कि कुछ काम है जो आपको करने होंगे। और मैं सच बता रहा हूं, यू आर सो लकी कि राकेश शर्मा आपके अपलाइन है। इतनी मीठी मधुर आवाज और इतना नॉलेज यार। मैं कहता हूं इस चैनल पे, इस टीम के लोगों के लिए तो ये सिंपल भी है और इजी भी है। इस टीम के लिए इजी है, बट समस्या क्या है? राकेश जी, कुछ नए साथी बैठे हैं, वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, चैन बनानी पड़ेगी, मेंबर बनाने पड़ेंगे। तो सर कुछ चैन सिस्टम आपके सामने रख रहा हूं, सम फेमस चैन सिस्टम। मैकडोनाल्ड चैन सिस्टम है, चैन से सो रहा है। हर एक लोग दुनिया से चले गए, चैन से सो रहे हैं।
टाटा स्काई चेन सिस्टम है, रतन टाटा जी चैन से सो रहे हैं। जियो चेन सिस्टम है, अंबानी जी चैन से सो रहे हैं। कोरोना में अंबानी जी हिंदुस्तान छोड़ के किसी सुनसान टापू पे चले गए, मालूम है क्यों? 63 लाख लोगों का जियो का चैन बना डाला। पेटीएम वाला चैन से सो रहा है, फेसबुक वाला 26 साल का लड़का मार्क जुकरबर्ग चैन से सो रहा है। साहब जितनों ने चैन बना रखी है ना, सब चैन से सोए हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग चैन का बिजनेस तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये मानते हो, नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप मानते हो तो मान लीजिए कि ये चेन सिस्टम है। लेकिन मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में भी राकेश शर्मा जी ने चेन बना दी ना, तो दिल्ली में मस्त बिंदास 1.5 साल से सो रहे हैं। और कोरोना आया ना तो घर के बाहर ताला लगाया था, अंदर नहीं लगाया था। बोले दिल्ली में कोरोना ज्यादा फैल रहा है, बाहर लगा दिया ताकि कोई आके दरवाजे पे घंटी भी ना बजावे। क्यों? घर पे है ही नहीं, बाहर गए हुए। बाहर से किसी को, पड़ोसी को बोला होगा, वो सपना चौधरी को बोला होगा, ताला लगा के चाबी घर में फेंक दो, बैठे रहे होंगे। क्यों? चैन बना डाली। जिंदगी में एक शब्द को आज लिख लो दिलो दिमाग पे, चैन से सोना चाहते हो तो चैन बनाना सीख जाओ, नहीं तो जिंदगी भर बेचैन रहना पड़ेगा। मैं दूध बेचता था साहब, 14 घंटे काम करता था, फिर भी बेचैन रहता था। ट्रक वाला आ गया, नींद गलती से उसको आ गई, मेरी 2 आंखें नहीं 4 आंखें खुली है, क्या गारंटी है उसकी खुली है? अगर उसकी बंद हो गई 1 सेकंड के लिए, अपना साफ हो जाएगा मामला। लेकिन अब कोई डर नहीं है, अब उसकी सारी की सारी बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, दुनिया से चले जाएंगे, जाना नहीं चाहते हैं, 150-200 साल जीना चाहते हैं, क्योंकि यही तो जिंदगी है, मौका तो अब मिला है जिंदगी जीने का। जीना चाहते हैं, बट कुछ हो जाए तो वो टेंशन नहीं है फैमिली वाली। क्यों? चैन बना डाला। सो अगर चैन से सोना है तो आज चैन बनाने का मौका आपके पास। आप मैकडोनाल्ड जैसा नहीं कर सकते, पेटीएम जैसा नहीं कर सकते, जियो जैसा नहीं कर सकते, बट नौवीं पास आत्माराम जैसा तो कर ही सकते हो यार, क्योंकि मेरे से आप ज्यादा क्वालिफाइड हो। और ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है। आरसीएम बिजनेस लीगल है। इलीगल क्या होता है? जो चेन सिस्टम जिसको आप देखते हो वो इलीगल होता है। 2 के नीचे 2 जोड़ने, मेंबर बनाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इतना डालोगे तो इतना निकलेगा। लेकिन लीगल व्यवसाय कौन से है? जिसके अंदर रेफरिंग इनकम आती है, रेफर करने से आपको पैसा आता है, रिकमेंड करने से पैसा आता है, बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन होता है, और आपको टर्नओवर से पैसा मिलता है। वो व्यवसाय जो है वो लीगल व्यवसाय है, और आरसीएम में यही चीजों से पैसा मिलता है। अब दुनिया के एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग बारे में? डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नेशन। मिस्टर अमिताभ कांत साहब IAS है, और ये नीति आयोग के चेयरमैन भी है, और ये कहते हैं इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है और ये एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। ये कोई ऐरा गहरा नथु गहरा काम नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है। और आज अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ये मेरे को तो हैरानी होगी देख के कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी सारी बातें तो हम ही नहीं बताते जितनी वो पहले बताएंगे बच्चे को, फिर वो ज्वाइन करेगा। उसके बाद में अभी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सुलूनी यूनिवर्सिटी वाले करवा रहे हैं, यानी पहले 3 लाख रुपया खर्च करेगा बच्चा, 1.5 लाख रुपए डिप्लोमे के देगा, 1.5 लाख रुपए हॉस्टल की फीस देगा। सब लोग 1.5 लाख को प्रमोट कर रहे हैं राकेश जी, यानी वो मतलब 1.5 लाख रुपए फीस लेंगे तो बच्चा वहां पे भूखा सोएगा क्या 1 साल तक? रहने का नहीं लगेगा क्या? हिमाचल तो वैसे भी बहुत महंगा शहर है, वो महंगा स्टेट है। तो 3 लाख रुपया खर्चा करेगा, उसके बाद 12 महीने की पढ़ाई करेगा, 8 महीने वहां रहेगा, 3 महीने इंटर्नशिप करेगा, आरसीएम में आके राकेश जी के साथ काम करेगा, और उसके बाद में मालूम है क्या बोलेगा? सर्टिफिकेट लाएगा, बोलेगा ये डिप्लोमा है मेरे पास में डायरेक्ट सेलिंग का, अब मुझे आप ज्वाइन करवा लीजिए। तो भाई 3 लाख लगा के 1 साल लगा के आना, उससे अच्छा है आज ही आ जाना, काहे को इतना लंबा चौड़ा गेम करने का। और ये दुनिया के एक्सपर्ट है, बिल गेट्स कहते हैं, बिल क्लिंटन कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इससे अच्छी कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये बातें आपको गूगल पे सारी मिल जाएगी, इसलिए मैं इन पे समय नहीं लगा रहा हूं। कलाम साहब ने भी बोला है कि 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा व्यवसाय है और हिंदुस्तान के युवाओं को इसको जरूर करना चाहिए। और मोदी जी कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया के लिए एक बड़ा परेशानी का काम है, और डायरेक्ट सेलिंग इस समस्या से हमें मुक्ति दिला सकती है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, कौन नहीं जानता साहब इनको, ये तो अपने ट्विटर हैंडल के लिए मशहूर है, और ये भी कहते हैं कि अगर आज मुझे दोबारा शुरू करना हो ना तो मैं मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लूंगा नेटवर्क मार्केटिंग से। ये ब्रायन ट्रेसी भी कहते हैं, जिम रोहन भी कहते हैं, ये संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी भी कहते हैं, हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप बेस्ट कंपनी कैसे चुनोगे? अब आपको लगता है हाँ यार करना तो है, तो बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में, बहुत सारे कुकुर मुक्ते हैं, उनमें बढ़िया कंपनी को कैसे निकाले? तो एक ही तरीका है, जिसके लोग बढ़िया,
जो झूठ नहीं बोलते हो, फर्जीवाड़ा नहीं करते हो, दिखावा नहीं करते हो, इनकम 1 लाख, भाड़े के ऊपर लिए हुए, किराए पे लिए हुए सारे सामान, किस्तों पे लिया हुआ सारा मालताल, और आके दिखाते हैं कि जी ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो वाले लोग नहीं। सिंपल लोगों, ईमानदार लोगों, सीधे साधे लोग, तो वो आपको आरसीएम में मिल सकते हैं। ट्रेनिंग सिस्टम बहुत बढ़िया हो तो उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ट्रेनिंग सिस्टम की तो यहां से बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम मेरे को नहीं लगता कहीं और हो। प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो साहब प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है और इतना रीजनेबल क्वालिटी है कि आज मेरे साथ एक साथी ने मैसेज भेजा था 1560 रुपए का, मैं राकेश जी को भेज दूंगा, वो ग्रुप में आ जाएगा, मेरे स्टेटस में भी लगा हुआ पड़ा है, निकाल लीजिएगा। 1560 रुपए का सामान आप लेते हो ना, 1560 रुपए का सामान मार्केट से जो लेते हो वो आरसीएम के अंदर 800 रुपए में आ जाता है, कैशबैक वगैरह सब काटने के बाद। यानी लगभग 50%। और मैं आगे बताऊंगा कि आप आरसीएम का सामान खा के भी करोड़पति बन सकते हो। और प्रॉफिट पे आउट, आरसीएम का प्लान ऐसा प्लान है, तीसरी क्लास का बच्चा कैलकुलेशन बता देगा, इतना बिजनेस किया है तो इतना पैसा आएगा। बाकी पता नहीं इंजीनियरिंग प्लान और ये प्लान और वो प्लान, पता नहीं कितने घोटाले हैं यार। मैं ज्यादा समझ में नहीं आता है मेरे को घोटाला, मेरे को सिंपलिसिटी समझ में आता है, 9वीं पास आदमी हूं। ये आरसीएम का परिचय है, मार्केटिंग प्लान की स्लाइड है, आप उससे ले लीजिएगा। ये आरसीएम की ग्रोथ है, ये आरसीएम का हेडक्वार्टर है। जो साथी पहली बार आए हैं वो देख लीजिएगा। हिंदुस्तान में किराए के कमरों में कंपनियां चल रही है और बोलते हैं हमारे इतने ऑफिस है। मैं बोलता हूं दिखा सकते हो क्या? बोले नहीं दिखा नहीं सकते हैं। मैं बोला मेरे पास आओ, मैं दिखाता हूं। 17 लाख स्क्वायर फीट का हेडक्वार्टर है आरसीएम का। हिंदुस्तान में इंफोसिस और टीसीएस के पास है, रिलायंस के पास है, या फिर आरसीएम के पास, बाकी किसी के पास नहीं है। एमएलए वालों की तो बात ही मत करो, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आप बोलोगे साहब आप ही की कंपनी है, यस मैं प्रूव करूंगा आपके सामने, मैं प्रूव करूंगा हमारी कंपनी है। हिंदुस्तान में रियल डायरेक्ट सेलिंग एक ही कंपनी है, वो आरसीएम है। फेक कितनी है आई डोंट नो, मेरे को मालूम नहीं है। ये हेडक्वार्टर है सारा का सारा। यहां पैदल चलते हैं ना, पैरों में छाले हो जाते हैं, हम जाते हैं तो कार से चलना पड़ता है। ये 160 डिपो है, 10,000 वंडरवर्ल्ड है, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल है। ये आरसीएम के उत्पाद है। मैं प्रोडक्ट वाली स्लाइड को हटा रहा हूं, समय ज्यादा हो गया है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। और मैं एक बात आपसे, ये आरसीएम के स्टोर है, एक बात आपके साथ और करना चाहते हैं। डू यू वांट टू अर्न मनी? अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो एक बात याद रखिएगा, ये ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ना होगा। ये ट्रेडिशनल मार्केट को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि यही एक जगह है जो हमें कंगाल बना रही। ये इतना सा ही बदलाव करना है। मैंने क्या बोला था, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। हमें अगर जीतना है ना तो ढंग बदलना है। कौन सा ढंग बदलना है? ये जो मैन्युफैक्चर से माल बन के कस्टमर के पास आता है और बीच में ये जो बिचौलिए है ना, ये बिचौलियों वाले रास्ते को छोड़ना है और डायरेक्ट आरसीएम में आ जाना है। यहां डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा मिलता है, कस्टमर को नहीं मिलता है। ट्रेडिशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा मिलता है, कस्टमर को नहीं मिलता है। और आरसीएम आपको कस्टमर बनाता ही नहीं है, आरसीएम आपको पहले दिन ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। इसलिए यहां आपको पैसे की गारंटी हो जाती है। 95% काम कंपनी डन करती है। प्रोडक्ट कंपनी ने बनाना है, प्राइस कंपनी ने सेट करनी है, मार्केट कंपनी ने सर्च करना है, डिलीवरी कंपनी ने देनी है, कच्चा पक्का माल कंपनी ने तैयार करना है, मनी बैक गारंटी कंपनी ने देनी है, आपके शहर में कंपनी ने भिजवाना है, पिकअप सेंटर कंपनी ने खुलवाना है, मनी बैक गारंटी का बैक जो लेना है वो कंपनी ने लेना है। आपको क्या करना है यार? सारे काम तो कंपनी कर रही है। आपको सिर्फ एक काम करना है, मालूम है क्या करना है? आपको सिर्फ एक काम करना है, इस प्रोडक्ट को यूज करना है और अच्छा लगे तो लोगों को बताना है। अब कुछ लोग बोलेंगे चाचा जी कि हम तो नहीं कर पाएंगे, ज्वाइनिंग फ्री है, जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा, इनकम ग्रोथ एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है साहब, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। यहां हर साल आपकी इनकम डबल ट्रिपल हो सकती है अगर आप में पोटेंशियल है और आप करना चाहो तो। टाइम फ्रीडम गारंटेड मिलता है। प्रमोद जी को देखो, राकेश जी को देखो, चाचा जी को देखो, जेएस विरक जी को देखो, रंधावा जी को देखो, सबके पास फालतू पड़ा है। इतना फालतू कि आपको ट्रॉली भर के ले जानी है तो ले जाओ, ट्रक भर के ले जाना है ले जाओ, डंपर भर के ले जाना है ले जाओ। फालतू है, कोई काम है ही नहीं, सब फ्री है, सारे के सारे फ्री है। मेरे को किसी ने पूछा काम क्या करते हो, मैंने कहा सिर्फ आराम। बोले अरे कोई तो काम, मैंने कहा कोई काम नहीं करता। मेरे सारे पड़ोसी परेशान है पिछले 1 साल से। बोले करता क्या है? कमरे में बैठा है, चिल्लाता है, लैपटॉप लगा लिया, पहले मोबाइल पे था फिर लैपटॉप दे दिया न्यूट्री चार्ज वालों ने, अब ये लैपटॉप लगा लिया, कभी पीछे हरा पर्दा लगा लेता है, कभी पीला लगा लेता है, रोज की वही वो बात करता है, वही आत्माराम, वही दूध बेचता था। मेरे पड़ोसियों से मेरी कहानी पूछो, मेरे से अच्छी बताएंगे आपको। वो सब इस बात से दुखी है कि ये करता क्या है, कोई काम है ही नहीं।
कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं। इससे बड़ा टाइम फ्रीडम नहीं हो सकता है। और जायदाद छोड़ना, एक लिगेसी बना के जाना, एक ऐसी संपत्ति क्रिएट करके जाना जो जन्मों जन्मों तक काम आए, जैसे ओपी शर्मा जी दुनिया में बना के गए, ऐसे और बहुत सारे लीडर। अभी कोरोना में बहुत सारे साथियों की डेथ हो गई, मैं भी बाल बाल बचा था आप सब लोगों की दुआओं से। तो ये सारी चीजें आपको इससे मिलती है। अब मैं आ जाता हूं मेरे एक फेवरेट टॉपिक पे, ये आखिरी टॉपिक है मेरा, और इसको आप समझिएगा। 10,000 रुपए का सामान आप बाजार से लाते हो। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम बता नहीं सकते किसी को, हम लोगों को जोड़ नहीं सकते। कोई बात नहीं, वो बाद की बात है, मेरे भी 2.5 साल बाद मैंने शुरू किया था, आप भी कर लीजिएगा। लेकिन ये बात को आज समझ ले, 10,000 रुपए का सामान आप बाजार से लाएंगे तो 10,000 रुपए में आएगा। आरसीएम में वही प्रोडक्ट आपको 8,000 रुपए में आएगा। और 8,000 मैंने इसलिए लिखा है कि कई प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ हो जाता है, रेट ऊपर नीचे हो जाता है, तो लोग मेरे को फंसा लेते हैं। अदरवाइज तो ये 6,000 रुपए में ही आ जाता है, लेकिन 8,000 में आता है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर 32% वाला कैशबैक अगर मैं जोड़ दूं तो इसके अंदर लगभग आपका 1,600 रुपया कैशबैक आ जाता है। मिनिमम जो है वो 12%, 600 रुपए से 1,600 आता है। मैंने 1,600 लिया है क्योंकि मैंने एमआरपी डिस्काउंट में कम कर दिया है। टोटल 3,500 बचता है आपको। वैसे आपको 5,000 की बचत होती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव, क्योंकि मुझे इसको जूम पे दिखाना है, पूरे इंडिया को दिखाना है, और खपती दिमाग वाला आ जाए तो मेरे को फंसा देता है। एक बार अत्री साहब ने मेरे को बोल दिया, साहब इतना आ ही नहीं सकता, मैं फंस गया। मैं अब वो गणित के प्रोफेसर है, मैं 9वीं पास आदमी। बाद में मैंने वो सारे कैलकुलेशन किए, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आता तो इतना ही है। बोले अच्छा इतना ही आता है? मैंने कहा हाँ। बोले अच्छा, मेरे को मालूम नहीं था। मैंने कहा सर आपने तो मेरे को मरवा दिया, मैं तो आपकी डिग्री के चक्कर में खराब हो गया। 3 दिन लग गए मेरे को कैलकुलेशन में, आप पहले ही बोल देते ऐसे ही बोला है। मैंने सोचा आप डिग्री वाले हो, आपने बहुत सोच समझ के बोला होगा। बोले यार सॉरी 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 गलती होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप बड़े हो, आपसे गलती हो जाए तो हम, आप माफी नहीं मांग सकते, हम ही मांग लेते हैं कि कोई बात नहीं सर, आगे से गलती मत करिएगा, माफ करिएगा। अब ये जो 3,500 रुपया है, इसको आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल देते हो, या एफडी में डाल देते हो, या आप आरडी में डाल देते हो, कहीं भी डाल देते हो। कहीं रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कहीं इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अभी इन्फ्लेशन जो है ना प्रमोद जी मेरी स्क्रीन पे, अभी इन्फ्लेशन जो है ना प्रमोद जी, वो 8% नहीं है, अभी इन्फ्लेशन 25% है आफ्टर कोविड। कोरोना से बाद में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई वो जो है वो 25% है क्वार्टरली। तो मैं 8 ही लिया हूं। और रिटर्न शेयर मार्केट का जो है वो इंडेक्स का जो रिटर्न है, आप किसी भी अच्छे बैंक वाले से जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी आप पर्सनली मेरे से बाद में पूछ सकते हैं, नहीं तो आजकल बहुत सारे ऐप आ गए, बहुत सारे वेबसाइट आ गए। यानी कुल मिला के 12% भी आपको रिटर्न मिला। म्यूचुअल फंड में 25% मिलता है, मैंने 12 जोड़ा है। इन्फ्लेशन 12-15% रहता है, मैंने 8 जोड़ा है। तो भी अगर 10 साल आप आरसीएम से सिर्फ सामान लाए, 1 तारीख को आपको सैलरी मिलती है, उस 1 तारीख को या आपको कभी भी आपके हाथ में पैसा आता है, उस पैसे को लीजिए, मुंह पे टेप लगा के जाइए, एक पर्ची बना के लीजिए घर से सामान की, मुंह पे टेप लगा के जाइए, पिकअप सेंटर वाले को पकड़ा दीजिए, वो सामान पैक कर देगा, बिल काट देगा। वो पैसा जो आए उसको हाथ मत लगाइए, वो पैसा जाके सीधा इधर डाल दीजिए और सामान ला के खाइए। आरसीएम शब्द जिंदगी में नहीं बोला। 10 साल खाओगे 10,92,893 के मालिक हो जाओगे। 20 साल खाओगे 59,66,445 के मालिक हो जाओगे। 30 साल खाओगे लगभग 2.5 करोड़ रुपए आपको आ जाएंगे। 40 साल खाओगे 9.25 करोड़ आ जाएंगे। और अगर 50 साल तक गलती से आरसीएम का सामान खा लिया तो 33 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप बोलोगे साहब झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी होता है क्या? तो आपका जो पड़ोसी बनिया है ना, उससे जाके पूछो 50 साल पहले इसी शोरूम में रहता था क्या? वो बोलेगा नहीं, टीन शेड में रहता था। तो बोले ऐसे कैसे बन गया? बोला 50 साल लगे, गद्दी पे बैठा हूं, मेहनत की है। वो यही मेहनत है। वो 50 साल से आपने उसको अमीर बनाया है। आरसीएम आपके लिए मौका है, आपको अमीर बनाने आया है। अब मेरे को एक बात बताइए, वो ई और एस वाला एक मोबाइल बेच के 1,000 रुपए रोज कमा रहा था, महीने के 30,000 कमा रहा था। एक दूसरे ने थोड़ी सी बुद्धि लगाई, 30 लोगों का एक नेटवर्क बना लिया, एक टीम बना ली, और वो 1,80,000 कमाने लग गया। आप पहले जिस दुकान से सामान ला रहे, अरे पैसे के बदले लोग अपनों को छोड़ देते हैं, आप दुकान को नहीं छोड़ सकते क्या? लोग पैसे के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, आप दुकान को नहीं छोड़ सकते क्या? दुकान को बदल दीजिए, तकदीर बदल जाएगी। नहीं समझ में आता हो मत करिए, नहीं समझ में आता हो ना मत करिए, लेकिन दुकान तो बदल सकते हो ना। दुकान
होटल तो सामान खाओगे, डिस्प्ले वाल खोल लोगे, डायमंड क्लब करोगे, धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना में इतनी ताकत है कि ये प्रोडक्ट आपके मुंह से अनायास ही वो सब निकलवाएंगे और आप इन प्रोडक्ट को लोगों को बताएंगे और आपके नेटवर्क में हजारों की संख्या में दौड़ दौड़ के लोग आए। सो माय डियर फ्रेंड, एक ही फैसला लीजिए आज। और अभी तो जम्मू में परसों टाटा का नकली नमक पकड़ा गया, परसों नकली नमक पकड़ा गया और वो भी टाटा वालों ने आके पकड़ा। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया हम खा रहे हैं वो असली है कि नकली है। एफएसएसआई कहते हैं 52% प्रोडक्ट नकली है जो बाजार में मिलते हैं वो। मैं कहता हूं 52 नहीं, 100 का 100 नकली है, लेकिन आरसीएम में असली है। बाजार में नकली क्यों है? आप बोलोगे 100 का 100 नकली कैसे है? तुम कौन से बादशाह आ गए जो ये बोलते हो 100 का 100 नकली है? यस, मैं दावे के साथ बोलता हूं 100 का 100 नकली है। असली होता तो गारंटी मिलती, असली होता तो गारंटी मिलती। जो बेच रहा है दुकानदार उसको भी मालूम नहीं है, जो कंपनी बेच रही है। टाटा नमक वाले दिल्ली से आए और जाके पुंछ में टाटा का नकली नमक पकड़ा, उनको क्या मालूम है वो दुकान पे नकली हमारा है कि और है? वो तो पैकेट खोला, जांच की, तब पता चला। अभी आपके घर में जो किचन में सामान है, जो खाना अभी आपके बना है, उस खाने में जो धनिया पाउडर डाला है, क्या वो धनिया के दाने हैं? अरे नहीं भाई, मेरे यहाँ पे धनिया की फैक्ट्री है। वो क्या करते हैं, खेत से पूरा उखाड़ के लाते हैं पेड़ को, धनिया का जो झाड़ होता है ना उसको पूरा उखाड़ के लाते हैं और लाके सीधा का सीधा चक्की में पीस देते हैं। अब धनिया के दाने की खुशबू है, धनिया का वो जो कचरा जिसको जानवर नहीं खाता उसको हम खा रहे हैं पैसे देके। और चिली पाउडर, उसके पीछे जो लकड़ी होती है ना, डंठल जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ के बीज निकाल के वो छिलका होता है, उससे चिली पाउडर बनाया जाता है। और हम कौन सा खा रहे हैं? वो लकड़ भी साथ में है, वो बीज में मालूम है क्या होता है? कैप्सिकम होता है, और कैप्सिकम से कैंसर होता है। और हम कह रहे हैं तेज, वो तीखा लाल, हरा लाल, पीला लाल, पता नहीं कौन कौन से लाल लाएंगे। हाथ जोड़ के विनती है, एक बार भीलवाड़ा जाइए, आरसी वर्ल्ड में देखिए तो सही चिली तैयार कैसे होती है। लकड़ तोड़ के अलग जलाए जा रहे हैं, बीज अलग जलाए जा रहे हैं, और छिलके पीस के आपको पैक करके भेजे जा रहे हैं, और वो भी आपके मार्केट से कम दाम पे दिए जा रहे हैं। तो आम के आम और गुठलियों के दाम फिर भी समझ में नहीं आए तो क्या इलाज है? मेरे को 12-13 साल पहले समझ में आ गया, इसलिए आपके सामने बोलने का राकेश जी ने मौका दे दिया। आज आपको समझ में आएगा, 10 साल बाद आपको पूरा हिंदुस्तान लाइन लगा के सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब फैसला लेने की बारी आपकी है।